नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजय कुमार तिवारी। और अब इस वीडियो से मैं आपकी तैयारी और बेहतर हो इसके लिए एक नया फीचर ऐड किया है मैंने। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ मैंने एक लिंक डाला है गूगल फॉर्म का, जो लिंक पे आप चाहें तो एक टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना नॉलेज बढ़ा। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि वीडियो देखने से पहले आप एक बार पूरा वीडियो देखने से पहले आप एक बार टेस्ट दे दीजिए और देख लीजिए कि आपकी क्या पोजीशन है और वीडियो देखने के बाद कितना इम्प्रूव हुआ। तो वो टेस्ट कितने ही बार आप दे सकते हैं वो गूगल फॉर्म में। तो ज़रूर कोशिश करिए। जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे आपको रिस्पांस मिल जाएगा कि आपका स्कोर क्या रहा और कौन से सही आंसर है, कौन से गलत आंसर रहा। तो ये अब आगे से हर वीडियो में डालेंगे और पहले भी जो वीडियो हैं उनमें भी मैं कोशिश करूँगा कि उनमें ये डिस्क्रिप्शन में टेस्ट लिंक डाल दूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है। तो अभी इस वीडियो में हम बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक जो है उस पर बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो हम लोग लूजली जो है बिल्कुल बैड बैंक बोलते हैं, तो बैड बैंक का जो नाम जो गवर्नमेंट ने अभी दिया है जो वो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो आज हम उसी पे बात करेंगे क्योंकि अब वो मूर्त रूप ले चुका है। अब कैबिनेट से सारे अप्रूवल्स हो चुके हैं। अब ये बैड बैंक के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गारंटी का भी प्रावधान था, वो सब कैबिनेट में फाइनलाइज कर दिया है। तो देखते हैं कि क्या फाइनल शेप में बैड बैंक किस तरह से आ रहा है, वो हम देखते हैं, जिसको कि जो उसका ऑफिशियल नेम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हम लूजली बैड बैंक बोलते हैं वो हमारी एफएम कहती है कि ये बैड बैंक नहीं है। तो क्यों नहीं है बैड बैंक, ये भी हम देखेंगे। तो लेट अस सी द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि हम पहले नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें उससे पहले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है। तो उनकी जानकारी के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एक कंपनी होती है जो जैसे बाकी कंपनी होती है वैसी वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है और प्लस उसका रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास भी होता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट। तो इसका मतलब है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो सरफेसी एक्ट के तहत बनाई जाती है। अगर आप देखेंगे तो सरफेसी एक्ट में 3 चीज़ें कवर हुई हैं। आप देख सकते हैं, एक तो आप देखिए यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन पहला, दूसरा रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा जो है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो जो हम अभी जो बात कर रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, वो सरफेसी एक्ट के रिकंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में कवर किया गया है प्लस सिक्योरिटाइजेशन वाले पार्ट में। तो अब क्या करता है एआरसी? तो एआरसी क्या करता है कि जो बैड डेट्स एनपीए जो है बैंकों के, जो मतलब जो खाते देखिए 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू रह जाते हैं तो वो एनपीए हो जाते हैं। और एग्रीकल्चर अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, इसका एक पूरा एनपीए पे वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं। बैंकिंग गाइड चैनल में जाएंगे अगर आप तो वीडियो लिस्ट में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, IRAC नॉर्म्स करके है। तो जो बैड डेट्स होते हैं उनको एआरसी जो है खरीद लेता है। कहाँ से? फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो और उनको फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। ये क्यों एआरसी का कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि जो बैंक है वो बैंकों का अगर एनपीए में ही उलझे रहेंगे तो आगे वो काम नहीं कर पाएंगे। तो एक अलग एंटिटी बना दिया गया जो बैड डेट्स एनपीए है, जिनमें समय लगता है, क्योंकि एनपीए एक बार खाता हो जाता है और अगर लीगल प्रोसेस में चला गया तो लीगल प्रोसेस में समय लगता है। तो बैंकों का समय ना बर्बाद हो, बैंक का जो मैन पावर है उस पर ना लगे, एक सेपरेट एंटिटी आरबीआई ने बनाने के लिए ये सरफेसी में प्रावधान किया। और तो इसको जो एआरसी जो है वो एनपीएस को अक्वायर करके और उनको रिजोल्यूशन करने की कोशिश करता है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अभी फ़िलहाल हमारे देश में जो प्राइवेट एआरसीज हैं करीब 28 हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अभी एआरसी काम कैसे करते हैं, तो उससे पहले हम देखें कि ये सिक्योरिटाइजेशन क्या है, क्योंकि वो सिक्योरिटाइजेशन के माध्यम से ही एक्वायर करते हैं।
तो सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है कि एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एन एआरसी फ्रॉम बैंक्स एफआई बाय रेजिंग फंड्स फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स। अभी हम ये भी देखेंगे क्वालिफाइड बायर्स कौन है, तो कैसे अक्वायर करता है फाइनेंशियल एसेट्स को, लोन्स को एआरसी। तो वो क्या करता है कि क्वालिफाइड बायर्स से सिक्योरिटाइजेशन के माध्यम से पैसा रेज करता है, क्योंकि अगर उसको खरीदना है, लोन खरीदना है, तो खरीदने के लिए उसको पैसा भी तो चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा वो मार्केट से उठाता है। कहाँ से, और मार्केट मतलब क्वालिफाइड बायर्स। हम देखेंगे क्वालिफाइड बायर्स में कौन कौन आते हैं। तो उनको क्या करता है कि जो लोन वो जो या जो फाइनेंशियल एसेट्स वो अक्वायर करने वाला है, उसके अगेंस्ट में वो मार्केट में सिक्योरिटी रिसीट्स फ्लोट करता है। मतलब एक एग्जांपल लीजिए कि मान लिया कि जो एआरसी है वो किसी बैंक से 100 करोड़ का लोन जो है अक्वायर कर रहा है। अभी वो क्या करेगा कि बैंक के साथ वो बार्गेनिंग करेगा, बार्गेनिंग करके मान लो 50 करोड़ पे तय हो गया कि वो अक्वायर करेगा। तो वो क्या करेगा कि ये 50 करोड़ तो अब उसको बैंक को देना है। तो बैंक को देने के लिए वो क्या करता है कि मार्केट से पैसा उसको निकालना है। तो वो सिक्योरिटी रिसीट्स 50 करोड़ की, जैसे कैसे शेयर्स होते हैं जिससे कि कंपनीज जो है मार्केट से पैसे लेती हैं, वैसे ही ये एआरसी जो है सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करती हैं मार्केट में और उसके अगेंस्ट फंड रेज करती है। और उसी फंड से मान लो 50 करोड़ रेज कर लिया, उस 50 करोड़ को दे के अब क्या होगा कि ये सिक्योरिटी रिसीट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन सच फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब वो 50 करोड़ क्या है, तो उसके अगेंस्ट है, तो इसलिए उसका जो भी उसमें इन्वेस्ट करेगा उसका उस फाइनेंशियल एसेट्स में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। अभी सिक्योरिटी रिसीट मतलब ये आपने देख लिया कि रिसीट इशूड बाय एआरसी टू एनी क्वालिफाइड बायर्स, और उसमें जो है वो बताएगा कि हम ये एसेट एक्वायर करने के लिए हम सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं क्वालिफाइड बायर कौन है। अभी आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं क्वालिफाइड बायर, वो सिक्योरिटी रिसीट्स के, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ट्रस्टी एआरसी ऑफ एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, देन एफआईआई रजिस्टर्ड अंडर सेबी जो है उस वो, इसके अलावा एनी कैटेगरी ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एनी बॉडी कॉरपोरेट एज मे बी। तो कोई भी मतलब करीब करीब आप देखिए तो बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो क्वालिफाइड बायर के रूप में काम कर सकती हैं। ठीक है। तो अब ये क्यों सिक्योरिटी रिसीट खरीदेंगे। अब 50 करोड़ का सिक्योरिटी रिसीट अगर इशू हुआ है तो ये क्यों खरीदती है कि मान लो कि वो जो 50 करोड़ में जो फाइनेंशियल एसेट जो लोन अक्वायर किया उस एआरसी ने, अगर उसमें उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए, क्योंकि नेचुरली एआरसी अगर खरीद रहा है तो उस पर पैसे बनाने के लिए खरीद रहा है। मतलब उसका ऐसा एजम्पशन है कि 100 करोड़ का टोटल डेट था, उसने 50 करोड़ में खरीदा, और उसका ऐसा है कि कम से कम 60-70 करोड़ तो उसमें बना लेगा। तो जो 10 या 20 करोड़ उसको एक्स्ट्रा इनकम होगा, वो इनकम इनके साथ जो क्वालिफाइड बायर्स हैं जो इन्वेस्ट करेंगे उनके सिक्योरिटी रिसीट्स में, उनके साथ वो शेयर करेगा, तो इनको वो फ़ायदा होगा। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी कैसे ये एक्वायर करते हैं। तो दो माध्यम है, चाहे तो ऑक्शंस के थ्रू, जैसे बैंक्स जो है वो अपने एनपीएस को ऑक्शन करते हैं मार्केट में, तो उस ऑक्शन में एआरसी जाएगा और वो एक्वायर करेगा, या बायलैटरल नेगोशिएशन, मतलब दो वो बैंकों के साथ सामने सामने बैठ के नेगोशिएट करेगा कि भाई कितने में हम आपका 100 करोड़ हम 50 करोड़ में लेंगे, 10 करोड़ में लेंगे, 20 करोड़। तो ये पूरा ये नेगोशिएशंस होते हैं। तो ये दो तरीके हैं। अभी बायलैटरल नेगोशिएशन में तो कोई और प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ ऑक्शन होगा वहाँ क्या होता है कि ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि जब एआरसी को लेना होगा तो इट विल सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ ईओआई बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ एनपीए। फिर वो ड्यू डिलीजेंस करेगा उस फाइनेंशियल एसेट जिसको एक्वायर करना चाहता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो फ्रॉड केस है, ऐसा कुछ है, तो ड्यू डिलीजेंस करेगा देखने के लिए कि सब कुछ सही है उसमें, अगर जो सिक्योरिटीज़ चार्ज्ड हैं वो सही में सिक्योरिटीज़ हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो ये तमाम चीज़ें वो चेक करता है। एंड देन वो जो है बिड्स डालता है फॉर नेगोशिएशन विद सेलिंग बैंक एफआई, एंड देन फाइनलाइजेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ये पूरा प्रोसेस है ऑक्शंस के माध्यम में। ठीक है। तो अभी
एआरसी क्या है कि वो जो अक्वायर करता है फाइनेंशियल एसेट, उसका सोल ट्रस्टी की तरह वो काम करता है। सोल ट्रस्टी इसलिए कि यहाँ एक ट्रस्ट बनेगा और वो ट्रस्ट जो है सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करता है। तो वो क्यूबीज मतलब क्वालिफाइड बायर्स से सिक्योरिटी रिसीट्स के माध्यम से पैसा, अब मान लो उसको अक्वायर करना तो पैसा चाहिए, तो पैसा जो है क्वालिफाइड बायर्स के थ्रू, सिक्योरिटी रिसीट्स के थ्रू वो इकट्ठा करता है। और वो सिक्योरिटी रिसीट्स जो है वो ऑफर डॉक्यूमेंट बताते, जैसे कैसे होता है कि कोई मान लो कंपनी मार्केट में आईपीओ फ्लोट कर रही है, तो क्या करती है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट देती है कि भाई हमारी कंपनी ये करती है, हमारे कंपनी का ये पोजीशन है, सारे डिटेल्स कंपनी के रहते हैं। वैसे ही जब ये सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करता है तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट देता है जिसमें सारा जो है वो फाइनेंशियल एसेट का डिटेल्स होता है, कि उसका ड्यू डिलिजेंस जो उसने किया होता है वो सारे डिटेल्स होते हैं। उसके आधार पे जो क्वालिफाइड बायर्स हैं वो तय कर सकते हैं कि उनको इस सिक्योरिटी रिसीट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आरबीआई ने रखा है कि जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो एआरसी है, उसको कम से कम 5% तो अपना फंड लगाना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा मान लो 50 करोड़ में तय हुआ तो पूरा 50 करोड़ वो सिक्योरिटी रिसीट्स के माध्यम से ले लिया, ये नहीं चलेगा। तो कम से कम 2.5 करोड़ उसको अपना लगाना पड़ेगा 50 करोड़ में, तो ये उसका खुद का भी स्टेक रहे इसके लिए। एंड इस सरफेसी एक्ट के तहत जो है, जो ट्रस्टी है उसको लीगल ओनर माना गया है फाइनेंशियल एसेट जो अक्वायर किया है, और जो सब्सक्राइब किए हैं सिक्योरिटी रिसीट्स को, दे बिकम द बेनिफिशियल ओनर्स। मतलब जो उसमें बेनिफिट होगा उस सिक्योरिटी रिसीट से, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक है। एंड एआरसी कैसे क्या करता है, तो एआरसी जो है सरफेसी के तहत जो पावर्स उसको मिले हैं वो यूज़ करके बोरोवर से ड्यूज़ रिकवर करने का, क्योंकि वो एनपीए बोरोवर है तो उससे ड्यूज़ रिकवर करने का कोशिश करता है, और भी बहुत सारे मेथड यूज़ करता है उसमें वैल्यू क्रिएट करने का, वैल्यू बढ़ाने का। तो ये पूरा प्रोसेस है एआरसी का। तो ये कोई भी नॉर्मल एआरसी, जैसे मैंने कहा कि अभी प्राइवेट 28 एआरसी हैं, तो इस तरह से काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, ये क्या है और कैसे काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे बाकी एआरसी है वैसे ये भी कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुआ है। एंड इट हैज़ अप्लाइड टू आरबीआई फॉर लाइसेंस। जैसा मैंने कहा कि आरबीआई के पास जो है सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो जो इसको हम बैड बैंक बोल रहे हैं, वो हकीकत में एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ही है, लेकिन ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसलिए है कि इसको गवर्नमेंट ने बजट में कहा था, इसको फ्लोट किया था। तो इन्हें ये मेनली जो है किसके लिए होगा, तो पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। तो इसीलिए, और यहाँ देख लीजिए कि 51%, 51% ओनरशिप इन एनआरसीएल विल बी बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है। तो बेसिक आइडिया इसमें ये है कि जो बैंक्स के जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उसको एक जगह एग्रीगेट करना, कंसोलिडेट करना। ठीक है। तो क्या होगा कि रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि एनआरसीएल इज़ नॉट अ बैड बैंक, एक्चुअली इट इज़ अ फॉर्मुलेशन विच इज़ इंटेंडेड टू क्लीन अप बैंक्स एसेट्स एंड डिस्पोज ऑफ एनपीएज इन अ स्पीडी मैनर। तो बेसिकली ये तो बैंक्स का जो बैड एसेट्स है उसको क्लीन अप करने के लिए बना है। तो ये खुद बैड बैंक कैसे हो सकता है, तो इसलिए खैर, लेकिन पॉपुलरली या लूजली हम लोग इसको बैड बैंक कह रहे हैं। सो दिस इज़ एनआरसीएल। लेकिन अब ये एनआरसीएल तो एसेट एक्वायर कर लिया, लेकिन आगे की कार्रवाई जो है कौन करेगा, तो उसके लिए एक और एंटिटी बनाई गई है, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी। अब ये इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी क्या करेगी, तो ये एक ऑपरेशनल एंटिटी, एक सर्विस कंपनी है जो उन एसेट्स को मैनेज करेगी और मार्केट प्रोफेशनल्स को एंगेज करेगी, टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स को एंगेज करेगी। जो कंपनी में ट्रबल है, जो बैड एसेट जो उसने एक्वायर किया, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे टर्न अराउंड किया जाए और क्या किया जाए कि वो कंपनी, या फिर कैसे रिकवरी किया जाए। तो ये पूरा इसके लिए एक प्रोफेशनल अलग से कंपनी होगी जो एनआरसीएल के एक
तरीके से सपोर्ट कंपनी की तरह काम करेगी। अब आपने देखा होगा कि NARCL में जो PSBs का जो शेयर था डेट वाज 51%, उनका जो ओनरशिप है डेट इज़ 51%, बट हियर इन IDRCL the ownership of PSBs and public financial institutions will be maximum 49%, मतलब रेस्ट विल बी विथ प्राइवेट सेक्टर। तो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर लेंडर, सो एक तरीके से इसमें आप देखिए प्राइवेट सेक्टर का स्टेक ज़्यादा रहेगा। सो क्यों ये किया गया है बेसिकली, तो देर इज़ लार्ज स्टॉक ऑफ लेगेसी NPAs जो बहुत मतलब कई सालों से, क्योंकि 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद से 2009 से ये प्रॉब्लम काफ़ी चल रहा था। तो इसको ठीक करने के लिए तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था और तब से हम बैड बैंक जानते हैं। तो ये पूरा इसका ये स्ट्रक्चर है। और इसमें जो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देने के लिए यूनियन कैबिनेट ने 15 सितंबर को अप्रूव कर दिया है। मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी रिसीट्स की, मैंने क्या बोला कि जो ARC है वो जो एसेट एक्वायर करेगी, वो एक्वायर करने के लिए उसको पैसे चाहिए। वो पैसे के लिए वो क्या करेगी, सिक्योरिटी रिसीट्स मार्केट में फ्लोट करेगी। और मार्केट में कौन खरीदेगा, तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो क्वालिफाइड बायर्स हैं, तो क्वालिफाइड बायर्स जो है जो सिक्योरिटी रिसीट्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उन सिक्योरिटी रिसीट्स को की गवर्नमेंट की बैकिंग रहेगी। मतलब ये है कि अगर किसी तरह का डिफ़ॉल्ट हो गया तो गवर्नमेंट उनको पैसे की भरपाई करेगी। ठीक है, मान लो नुकसान हो गया उस सिक्योरिटी रिसीट में तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी। तो ये गवर्नमेंट ने इसलिए 30,600 की गारंटी दी है। और तो अभी हम देखते हैं कि वो गारंटी का क्या नेचर है। तो पहली तो बात ये हो जाएगी कि जब ये सिक्योरिटी रिसीट्स के पीछे गवर्नमेंट गारंटी होगा तो नेचुरली इट विल इम्पार्ट क्रेडिबिलिटी, लोगों को भरोसा होगा कि भाई ये सही है। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसी बफर्स। मतलब क्या है कि कभी ऐसी पोजीशन खराब हो जाता है और मान लो कि कोई एसेट एक्वायर किया और उसमें बिल्कुल कुछ नहीं आया और सही में नुकसान हो गया, तो उस केस में ये कंटिजेंसी बफर की तरह काम करेगा जो गवर्नमेंट की गारंटी है। दिस गारंटी विल बी वैलिड फॉर 5 years। क्योंकि देखिए एसेट जो एक्वायर किया जरूरी नहीं है कि उसमें फ़ायदा ही होगा, कभी नुकसान भी हो सकता है। तो वहाँ पे कंटिजेंसी बफर की तरह वो गारंटी काम करेगा। अभी कंडीशन क्या है उस गारंटी का, कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि वो गारंटी इन्वोक करने के लिए आइदर कंपनी का रिजोल्यूशन हो या लिक्विडेशन हो। जो हम लोगों ने IBC में देखा था कि IBC में जो CIRP होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, वहाँ पे आइदर रिजोल्यूशन होता है या लिक्विडेशन होता है। अगर आपको IBC का डिटेल्स चाहिए तो उसका भी वीडियो हमने इस बैंकिंग गाइड चैनल में डाला हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन्वोकेशन गारंटी इन्वोक करने के लिए कंपनी का आइदर रिजोल्यूशन या लिक्विडेशन होना चाहिए। और गारंटी क्या कवर करेगा, तो शॉर्टफॉल बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द SR एंड एक्चुअल रियलाइजेशन। अभी मान लो कि कोई जो क्वालिफाइड बायर है उसने 100 रुपये का SR खरीदा, ठीक है, और उसको जो एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ उस SR से, वो तो 100 रुपये का खरीदा था कि 110 रुपया मिल सकता है, 105 रुपया मिल सकता है, कुछ फ़ायदे के लिए खरीदा था। लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि 100 रुपये के बजाय उसको 80 रुपये मिल रहा है। तो जो 20 रुपये का शॉर्टफॉल है, वो शॉर्टफॉल जो है वो गवर्नमेंट गारंटी उसी का शॉर्टफॉल के लिए कवर करेगी। तो वहाँ पे गारंटी इन्वोक होगा और इन्वोक होने के बाद उस शॉर्टफॉल को गवर्नमेंट भरपाई करेगी। सो दिस गवर्नमेंट गारंटी विल एनहांस द लिक्विडिटी ऑफ दिस सिक्योरिटी रिसीट्स। तो आप देख सकते हैं क्योंकि दीज SRs आर ट्रेडेबल। ऐसा नहीं है कि किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके पास लॉक हो गया, वो मार्केट में ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसीट्स होंगे। जिसको जब बेचना हो दूसरे को बेच सकता है, दूसरे से खरीद सकता है, इस तरह का होगा।
तो लिक्विडिटी और बढ़ेगी। अगर उसमें गवर्नमेंट गारंटी होगा तो नेचुरली लोग आसानी से खरीद बेच करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी। देन कमिंग टू कैसे ये NARCL और IDRCL काम कैसे करेंगे। तो NARCL जो है वो अक्वायर करेगा एसेट्स को। अक्वायर करने का प्रोसेस मैंने ARC के मामले में दिखाया था कि कैसे करेंगे। वो ऑफर करेगा लीड बैंक को और फिर उसका पूरा तरीका होगा। देन IDRCL क्या करेगा, उस जो एक्वायर्ड एसेट्स है उनका मैनेज करेगा, उनमें वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए आपने देखा कि टर्न अराउंड एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को हायर करेगा। एंड देन अब टारगेट्स क्या है, तो अभी जो है NARCL ने प्रपोज किया है कि जो भी 500 करोड़ से ऊपर के लोन एसेट्स हैं, स्ट्रेस्ड लोन एसेट्स, उनको वो अक्वायर करेगा अमाउंटिंग टू टोटल अबाउट 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ इन फेजेस। तो जो पहला फेज है, फर्स्ट फेज है, उसमें करीब 90,000 करोड़ का फुल्ली प्रोविजनड एसेट्स। आपको पता है कि जो एक खाते NPA हो जाते हैं उनमें प्रोविजनिंग करते हैं बैंक्स। तो फुल्ली प्रोविजन कहाँ होता है, तो चाहे तो अनसिक्योर्ड जब होता है, अनसिक्योर्ड पोर्शन में 100% प्रोविजन होता है, या डाउटफुल 3 और लॉस एसेट्स में 100% प्रोविजन होता है। तो उन एसेट्स को अभी फेज 1 में अक्वायर किया जाएगा, जो लगभग एस्टिमेट किया गया है कि 90,000 करोड़ का होगा। अभी आप सोचिए 90,000 करोड़ का अक्वायर करने के लिए जो फंड चाहिए वो नेचुरली मार्केट से सिक्योरिटी रिसीट्स के थ्रू ही आ सकता है। तो उसमें भी देखिए कि जब वो अक्वायर करेगा तो 15% अपफ्रंट कैश दे देगा। अभी मान लो कि 500 करोड़ का कोई लोन उसने अक्वायर किया, तो 500 करोड़ का लोन में मान लो 500 करोड़ का लोन 100 करोड़ में वो अक्वायर कर रहा, तो उसमें 15% मतलब 15 करोड़ जो है वो अपफ्रंट दे देंगे और 85 करोड़ का सिक्योरिटी रिसीट्स गवर्नमेंट गारंटीड जो है वो इशू करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट विल फंक्शन। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इट विल इंसेंटिवाइज क्विकर एक्शन एंड रिजॉल्विंग स्ट्रेस्ड एसेट्स, तो बेटर वैल्यू रियलाइजेशन होगा। दिस विल ऑल्सो परमिट फ्रीइंग अप ऑफ पर्सनल इन बैंक्स, तो बैंक में जो स्टाफ हैं वो NPA में ना उलझ के अपना बाकी बिजनेस और बिजनेस इंक्रीज करने में, क्रेडिट ग्रोथ में लगेंगे। तो नेचुरली कंट्री में भी क्रेडिट ग्रोथ जब होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट भी फास्ट होगा। देन बैंक्स भी क्वालिफाइड बायर्स हैं, तो एज होल्डर्स ऑफ दिस स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड SRs बैंक्स विल ऑल्सो रिसीव गेन्स। ठीक है, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हो तो बैंक से जाएंगे और SRs बैंक खरीदेंगे तो उस पर उनको फ़ायदा मिलेगा। सो इट विल इम्प्रूव बैंक्स वैल्यूएशन, क्योंकि NPA कम होंगे बैंकों का तो बैंक्स का वैल्यूएशन बेहतर होगा। एंड इट विल एनहांस देयर एबिलिटी टू रेज मार्केट कैपिटल, तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को रिकैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, वो खुद ही मार्केट से कैपिटल रेज कर पाएंगे, बिकॉज बैंकों का वैल्यूएशन बेहतर होगा इसके आने के बाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन. Please subscribe to the channel. If you like the video, please give your thumbs up, and please attempt the questions given in the description. There is a link, Google link. So thank you, thanks a lot.